हाय गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 के नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम लोग लास्ट लेक्चर तक बेटा इंडस्ट्रियल वीडियोस तक पढ़ चुके थे, इंडस्ट्रियल यूजेस तक पढ़ चुके थे, ठीक है। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल यूजेस की अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल यूजेस के अलावा हम लोगों ने अल्कोहल और एंटीबायोटिक का बेटा कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। अब अगर हम लोग बात करें आज इसकी, देन आज हम लोग बात करते हैं बेटा मेन टॉपिक है, मेजर टॉपिक है। कई बार ये क्वेश्चन लेके आता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं कि हम लोग भी इवेल्युएट नहीं कर सकते। हालांकि इसमें आते तो बेटा बैक्टीरियाज वगैरह के नाम ही है, ठीक है, लेकिन ये भी मेजर है। अब इसमें आता है टॉपिक इज दैट एंजाइम्स, केमिकल एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। एंजाइम्स, केमिकल या फिर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो एंजाइम्स के अंदर हम लोगों को एंजाइम्स पढ़ना है, केमिकल में बेसिकली हम लोगों को ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में हम लोगों को बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। जनरली अगर मैं बात करूं एंजाइम्स की, तो हम लोग बेटा बात करते हैं एंजाइम्स की। आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा भी हुआ है क्लास 11th के अंदर बायो मॉलिक्यूल्स में कि एंजाइम्स जो होते हैं वो एक एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं बेटा, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को क्या कर रहे हैं? वो कैटलाइज कर रहे हैं। किसी भी रिएक्शन को क्या कर रहे हैं? वो कैटलाइज कर रहे हैं, यानी कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो अब हम बात करें कि एंजाइम्स बेटा किसके ऊपर वर्क करता है, तो एंजाइम इज यूजुअली वर्किंग ऑन, एंजाइम्स आर यूजुअली वर्किंग ऑन द बायोलॉजिकल रिएक्शन, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बायोकैटलिस्ट। इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बायोकैटलिस्ट। तो एंजाइम्स की हम लोग बात करें तो बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो यूज में आते हैं, लेकिन हार्डली 1 से 1.5% जो एंजाइम्स हैं वही मेडिकल और इंडस्ट्रियल यूजेस में काम में आते हैं। जैसे लिखा हुआ है देखो, इंडस्ट्रियल यूजेस हार्डली 1.0 to 1.5% ऑफ टोटल नॉन एंजाइम। यानी अभी तक जितने नॉन एंजाइम है, जितने एंजाइम हमने खोज लिए, जितने डिस्कवर कर लिए, उनका केवल 1 से 1.5% एंजाइम्स जो है वही है आर एम्प्लॉयड यूज इन इंडस्ट्रीज एंड मेडिसिन। अच्छा, मेडिसिन के पर्पस पर आप लोग इसको फूड भी कर सकते हो, यानी फूड पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। सच आर, अब वो कौन कौन से हैं? पहला है प्रोटीज। प्रोटीज, हालांकि प्रोटीज एंजाइम क्या है, सुनिएगा मेरी बात। प्रोटीज जो है वो वैसे बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन में भी होता है, ठीक है। प्रोटीज का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन जो है, अब प्रोटीन अपने आप में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो प्रोटीज एंजाइम का मेन वर्क क्या है बेटा? प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना, यानी कि ये प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करेगा? अमाइनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। और अच्छा, पॉलीपेप्टाइड मैंने वर्ड लिखा है, तो प्रोटीन्स बेटा अपने आप में पॉलीपेप्टाइड्स ही तो हैं। प्रोटीन्स अपने आप में क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स ही तो हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड्स को भी कन्वर्ट करता है किसमें? अमाइनो एसिड में, यानी कि लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को सिंपल पार्ट में प्रोडक्ट वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। फिर आता है अमाइलेज। अच्छा, अमाइलेज क्या करता है? हमारी लार्ज के अंदर सलाइवा में होता है ये अमाइलेज। ये क्या कर रहा है? ये स्टार्च को डिग्रेड करता है, किसमें? स्टार्च को बेटा ग्लाइकोन्स में कन्वर्ट करता है। आई बात समझ में? अमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को ग्लाइकेन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा स्टार्च जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। फिर आता है रेनेट एंजाइम। रेनेट एंजाइम बेटा बेसिकली क्या करता है? ये रूमन से निकाला गया है, ठीक है। रूमन बेटा आप लोगों के जो काफ होते हैं, गाय वगैरह के जो काफ है उनसे निकाला गया है। हालांकि इसके बारे में अभी आगे आएगा। ल्यूमेन से निकला ये, और ये किसमें काम आता है? चीज प्रिपरेशन में और चीज की प्रोसेसिंग में काम आता है, ठीक है। चीज की प्रिपरेशन में और चीज के प्रोसेसिंग में काम आता है, क्लियर है। फिर आता है आप लोगों का लैक्टोज या लैक्टेज एंजाइम, ठीक है। लैक्टेज जो है वो किससे निकाला गया बेटा? इसका सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टेज हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैक्रोमाइसिस ग्रेगुलेजेंट, ठीक है, या फिर टोरुला सीरेमेसिस। आई बात समझ में? ये फंजाई है, फंजाई से निकला है। लैक्टेज एंजाइम किससे निकला है बेटा? फंजाई से। सैक्रोमाइसिस ग्रेगुलेजेंस एंड टोरुला सीरेमेसिस, ठीक है, जो किसमें काम आते हैं? डेयरी प्रोडक्ट जो है बेटा उनकी प्रोसेसिंग, जैसे आइसक्रीम की प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है, चीज की प्रोसेसिंग के अंदर लैक्टेज एंजाइम का वर्क होता है। क्लियर है ना? क्लियर है कि लैक्टेज एंजाइम जो है वो
फंजाई से निकाला गया है, सैक्रोमाइसिस ग्रेगेरियसिस और टोरुला सीरेमिस से। कहाँ आ रहा है बेटा, डेयरी जो प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट जैसे आइसक्रीम और चीज वगैरह की प्रोसेसिंग में काम आ रहा है। आई बात समझ में? तो लैक्टेज जो है उसे आप लोग डेयरी एंजाइम भी बोलते हो। क्या बोलते हो? डेयरी एंजाइम। क्लियर है? अच्छा, स्ट्रेप्टोकाइनेज बेटा मैं इसे 10 स्टार दे रहा हूं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है और ये कई बार क्वेश्चन आता है। ओके, अब स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, सुनिएगा मेरी बात। काफी बार क्या है, नीट में या फिर आपके सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम में ये टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के फॉर्म में आता है। ठीक है, इसने क्या कर दिया कि स्ट्रेप्टोकाइनेज की जगह टीपीए नाम लिख दिया और स्टूडेंट क्या हो गए बेटा, कंफ्यूज हो गए। सो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर आप लोग आना कि जब एमबीबीएस में फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, एमबीबीएस में जब आप जाओगे और फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या, ये कहां से निकलता है, हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट। अच्छा, हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से निकलता है और फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट शो करता है। कैसे शो करेगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स है, सुनना मेरी बात, ठीक है, इसका मेन फंक्शन एक बार बता देता हूं। इट हेल्प इन क्लीनिंग ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ब्लड क्लॉट को क्लीन करता है बेटा ब्लड वेसल्स से। अब आप लोगों को मैं बात बताऊं, अगर सुनिएगा मेरी बात, ब्लड वेसल के अंदर कहीं पर क्लॉट बन जाता है तो ये क्या करते हैं, वहां पर फाइबर्स को रिलीज करते हैं। फाइबर्स क्या करते हैं, उस क्लॉट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर फाइब्रिन्स, देखो आगे ना कि ये क्या कर रहा है, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर रहा है बाय द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होता है बेटा डिसॉल्व करना। ठीक है, बाय डिसॉल्विंग ऑफ इंट्रावेस्कुलर फाइब्रिन, यानी कि फाइबर्स के अंदर, वेसल्स के अंदर जो फाइबर्स है ना बच्चे, उनको ये रिमूव करने का काम करता है। क्लियर है? फिर आता है प्रोटीन मॉडिफाइडिंग एंजाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं इसे भी स्टार दे रहा हूं। क्लियर है? लेकिन ये आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग जब पढ़ोगे, क्लास 12th में ही आपका चैप्टर नंबर 12 जब आप लोग पढ़ोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के यूजेस, ठीक है ना, बायोटेक के यूजेस पढ़ोगे, देन उसमें ये डिटेल में आएगा ह्यूमन इंसुलिन के अंदर। अभी हम लोग बता देते हैं कहां से निकलता है ये पिग के पैंक्रियास से, यानी कि इंसुलिन निकलता है पिग से, जो स्लॉटर्ड पिग और काउज वगैरह उनसे निकलता है, हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन इंसुलिन, जिसे हम लोग क्या करते हैं भाई, आर्टिफिशियल इंसुलिन को ह्यूमन इंसुलिन में कन्वर्ट कर देते हो थ्रू दिस प्रोसेस। तो ये प्रोटीन मॉडिफाइजिंग एंजाइम है। ठीक है ना, जो एंजाइम्स को, जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देते हैं, जो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं बच्चे, मॉडिफाई कर देते हैं। क्लियर है ना? अब आता है पैक्टिनेज, बेटा ये भी आपका एनसीईआरटी में गिवन है, ये भी आपका एनसीईआरटी में गिवन है। क्लियर है? तो प्रोटीनेज जो है बाय साइक्लोमेस फल्वा, ठीक है ना, ये किससे निकलता है, साइक्लोमेस फल्वा से निकल रहा है। ठीक है ना, मेनली यूज्ड इन क्लियरिंग फ्रूट जूस, बेटा फ्रूट जूस को क्लियर करता है। आप लोग देखिए कि नॉर्मली हम लोग घर पे किसी का जूस, आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं बेटा, आम का रस हम लोग घर पे बनाते हैं। ठीक है, गर्मियों में नॉर्मली हम लोग बनाते हैं आम का रस। आप लोग एक आम का रस घर पे बनाइए और हम लोग मार्केट से माजा लेके आ रहे हैं, दोनों में बेटा दिन और रात का अंतर है। क्यों है? क्योंकि जो पैक्ड फ्रूट जूस होते हैं बेटा, अगर आप लोग रियल का, मैं आप लोगों का, हालांकि किसी कंपनी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, आप लोग रियल फ्रूट जूस लेके आएंगे। चलो आम की बात छोड़ो, अगर हम लोग पोमीग्रेनेट अनार के जूस की बात करें तो आप लोग एक तो घर पे अनार का जूस निकालिए और मार्केट से लेके आइए। दोनों में क्या है, जो मार्केट वाला है इट इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट एज कंपेयर टू होममेड जूस। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होता है बहुत ज्यादा। तो ट्रांसपेरेंट होने का मेन कारण क्या है कि उनकी जो बॉटल है, बॉटल के अंदर पैक्टिनेज एंजाइम ऐड किया जाता है। बॉटल में कौन सा एंजाइम ऐड किया जाता है, पैक्टिनेज। अच्छा, ये पैक्टिनेज क्या काम करता है, सुनिएगा मेरी बात। जो फ्रूट फाइबर्स के अंदर या फ्रूट डेब्रिस के अंदर बेटा पैक्टिन फाइबर्स हैं, भाई कई बार जूस निकालते टाइम उसमें पैक्टिन आ जाता है ना, तो पैक्टिन फाइबर्स जो उनको डाइजेस्ट कर देता है, जिससे कि फ्रूट जूस जो है वो फ्रूट वॉल कंप्लीट डिग्रेड हो जाती है, और डिग्रेड होने के साथ साथ जो फ्रूट जूस है वो क्या दिखाई देने लगते हैं, क्लियर या फिर ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगते हैं। फ्रूट जूस जो है वो क्लियर या फिर ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगते हैं। क्लियर है ना? लाइपेज। अब नेक्स्ट आता है लाइपेज। ठीक है, ये भी आप लोगों का एनसीईआरटी में है एंड इसे भी मैं बेटा 10 स्टार क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, इसका सोर्स आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। ठीक है ना, क्या है, ये कहां से निकलता है, फंजा है कैंडिडा लिपोलिटिका, ठीक है, या फिर जियोट्रिकम कैंडिडम। बेटा ये फंजाई से निकलता है, कौन कौन सी फंजा है, कैंडिडा लिपोलिटिका
एंड जियोट्राइकम कैंडिडम फंजाई से, ठीक है, फंजाई से निकल रहा है। अब इस लाइपेज एंजाइम को आप लोग किस में ऐड करते हो? नॉर्मली डिटर्जेंट फैक्ट्री में डिटर्जेंट में ऐड करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग बोलते हो ना, कई बार आपने देखा होगा दाग अच्छे एडिंग शक्ति वगैरह की टाइड की है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, डिटर्जेंट के अंदर लाइपेज एंजाइम को ऐड कर देता है। अब लाइपेज क्या है बेटा? लाइपेज जो है वो लिपिड या फिर फैट को डाइजेस्ट करता है या फैट को डिसॉल्व करता है। तो डिटर्जेंट में ऐड करने का मेन रीजन क्या है वो सुनिएगा। ये अगर हमारे कपड़ों पर कई बार ऑयली स्ट्रेन्स लग जाते हैं, ठीक है, तेल वगैरह के ऑयल के दाग, स्ट्रेन होता है बेटा दाग लगना, धब्बा या फिर दाग, ठीक है, दाग लग जाता है। तो उस दाग को रिमूव करने के लिए, कपड़ों से ऑयली स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए बेटा इस लाइपेज एंजाइम को डिटर्जेंट में ऐड किया जाता है। बिकॉज ये लाइपेज क्या करता है बेटा? लाइपेज जो है ये लिपिड्स को डाइजेस्ट कर रहा है और फैट को डाइजेस्ट करता है, क्लियर है ना। और ऑयल में क्या है? फैट और लिपिड्स ही तो होता है, क्लियर है ना। एंड ऑल्सो यूज इन फ्लेवरिंग ऑफ चीज, ठीक है ना। और चीज को फ्लेवर करने के लिए, चीज को फ्लेवर देने के लिए काम में आता है, क्लियर है। चीज को क्या देने के लिए काम में आता है? फ्लेवर देने के लिए काम में आता है, क्लियर है ना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड बेटा केमिकल कंपाउंड्स आप लोग ऑर्गेनिक एसिड में ही पढ़ेंगे। ये भी आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल यूजेस में दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट आता है बेटा हमारे पास एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड ये किससे बनता है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फर्मेंटेटेड अल्कोहल, ठीक है। फर्मेंटेटेड अल्कोहल से बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। ये BACT बेटा बैक्टीरिया है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया नेम्ड एसिटोबैक्टर एसिटाई। कौन सा बैक्टीरिया काम में आ रहा है बेटा? एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है। कैसी रिएक्शन हो रही है बेटा? देखिएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जाइमेज एंजाइम ने उसके ऊपर अटैक किया, इथाइल अल्कोहल बना, ठीक है। इथाइल अल्कोहल के ऊपर जब आप लोगों ने दोबारा जाइमेज एंजाइम को एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एक्ट कराया तो क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है, क्लियर है। फिर आता है आपका सिट्रिक एसिड। बेटा सिट्रिक एसिड नॉर्मली ऑब्टेन होता है थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ एस्परजिलस नाइगर। अच्छा, ये भी शुगर सैप जो होती है आपका, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सैप बाय एस्परजिलस नाइगर फंजाई एंड म्यूकर स्पीशीज। बेटा ये जो है आपका सिट्रिक एसिड है बेटा, ये फंजाई से निकलता है, फंजाई से ऑब्टेन किया जाता है, क्लियर है। तो ये एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड बेटा आपके एनसीईआरटी में गिवन है। फिर आता है लैक्टिक एसिड, हम लोग कर्ड में पढ़ चुके हैं। लैक्टिक एसिड जो है ये नॉर्मली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस और राइजोपस फंजाई। अच्छा, लैक्टोबैसिलस के पीछे क्या कर रहे हैं सुनिएगा, रिपीट अगेन। जो मिल्क है आपकी, मिल्क के पास में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज। और ये बैक्टीरिया क्या करता है? उसकी शुगर को डिग्रेड कर देता है, क्लियर है। ग्लूकोनिक एसिड बेटा ये भी आपका एनसीईआरटी में है। ये किससे निकलता है? एस्परजिलस नाइगर और पेनिसिलियम स्पीशीज से निकलता है, क्लियर है। ब्यूटाइरिक एसिड है। हालांकि हम लोगों को एसिड्स के अंदर मेनली क्या काम करना है कि इनके जो बैक्टीरियाज है, इनके जो सोर्स है उनको याद करना है, ठीक है ना। तो ब्यूटाइरिक एसिड बेटा ये भी आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम बैक्टीरिया से निकलता है। और इथेनॉल जो हम लोग लास्ट चैप्टर के अंदर अल्कोहल प्रोडक्शन पूरा कर चुके थे, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ईस्ट। और इसका नाम क्या है बेटा? सैक्रोमाइसिस सेरेविजी। गुड, सैक्रोमाइसिस सेरेविजी, ठीक है। कौन सा नाम है इसका? सैक्रोमाइसिस सेरेविजी। और इसे आप लोग लीवर ईस्ट भी बोलते हैं, क्लियर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब लास्ट बेटा यूज आता है इसका बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? वो मॉलिक्यूल्स है, वो ऐसे प्रोडक्ट जो किसी भी रिएक्शन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। किसी भी रिएक्शन को क्या कर रहे हैं बेटा? स्टिमुलेट कर रहे हैं, फिर किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेटा 2 साइक्लोस्पोरिन ए। अगेन मैं इसको 10 स्टार करूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 2 चैप्टर के अंदर बार बार रिवाइज होगा। चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ चुके हो आप इसको, और चैप्टर नंबर 10 में दोबारा रिवाइज हुआ, क्लियर है। और स्टेटिन्स, ठीक है, ये दोनों आप लोगों को पढ़ने हैं। तो वेरियस माइक्रोब्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे माइक्रोब्स जो है वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आपका एनसीईआरटी का जो लेवल है, एनसीईआरटी के लेवल के अंदर बेटा ये दोनों ही दिए हुए हैं, क्लियर है। अब कौन कौन से हैं? पहला है साइक्लोस्पोरिन ए। नॉर्मली देखिएगा मैंने इसको 10 स्टार दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके 2 चैप्टर के अंदर आ रहा है।
2 चैप्टर्स के अंदर आ रहे हैं। अब 2 चैप्टर कौन कौन से बेटा, 2 चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो 2 चैप्टर के अंदर इसमें कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर आ रहा है ये, एक तो आ रहा है आप लोगों का साइक्लोस्पोरिन ए चैप्टर नंबर 8 में, और सेकंड आ रहा है आप लोगों का किसमें, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। ठीक है, नॉर्मली है क्या ये प्रोड्यूस होता है बेटा फंजाई ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। किससे प्रोड्यूस हो रहा है, फंजाई ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ठीक है, ओके, हमें यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन यूज्ड एज एन इम्यून सप्रेसिव एजेंट, इम्यून सप्रेसिव एजेंट क्या है बेटा, वो सुनिएगा। इम्यून सप्रेसिव एजेंट की अगर मैं बात करूं तो ये बेटा इम्यून सप्रेसिव एजेंट की तरह काम में आता है, लेकिन कैसे, वो सुनिएगा। कैसे का मतलब बाय इनहिबिट द इनएक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। ठीक है, मैंने आपको जब इम्यूनिटी पढ़ाया था तो मैंने 2 टाइप की बताई थी, एक तो थी एंटीबॉडी मीडिएटेड और एक थी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब एंटीबॉडी में क्या है कि पैथोजन एंट्री किया, उसके अगेंस्ट बी सेल ने एंटीबॉडी बनाई। ठीक है, अच्छा, तो इसमें मेन वर्क किसका था बेटा, बी सेल्स का था। भाई एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में हम लोगों ने जब पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, तो मेन वर्क किसका था, बी सेल्स का था। लेकिन यहाँ पर किसका है, टी सेल्स का है। अब टी सेल्स बेटा कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, टी एच सेल और टी सी सेल। टी सी सेल क्या करती है, कोई भी पैथोजन एंट्री किया उसके साथ बाइंड होकर उसको किल कर देती है, क्लियर है। लेकिन टी एच सेल्स क्या करती है, फर्दर उसकी मेमोरी जनरेट करके रखने का काम करती है। तो ये क्या करता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। अच्छा, ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या है बेटा, कि अगर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का पेशेंट है, यानी कि किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी ऑर्गन पार्टिकुलरली वर्क नहीं कर रहा है, इन दैट केस क्या होगा कि जैसे ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो उस ऑर्गन को आप लोग रिप्लेस कर देते हो हेल्दी वन से। ठीक है, अब हेल्दी वन से रिप्लेस किया तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, हमारी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। कैसे जनरेट करती है भाई, जैसे ही अगर वो ऑर्गन आया तो हमारी बॉडी के पास, टी सेल्स के पास एबिलिटी होती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन की एबिलिटी होती है। उसमें क्या करता है बेटा ये, कि जो खुद की सेल्स है ना उसको तो रिकॉग्नाइज करके अडॉप्ट कर लेता है, जबकि जो अदर सेल्स है उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता। अदर सेल्स को क्या कर रहा है, अडॉप्ट नहीं कर रहा है। तो खुद की सेल्स को जब ये अडॉप्ट कर रहा है, अदर्स को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, तो जो अडॉप्टेशन नहीं होता तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, रिजेक्शन बोलते हो। और ग्राफ्ट क्या है, पीस ऑफ टिश्यू। ग्राफ्ट क्या है बेटा, पीस ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू के पीस को क्या कर रहा है, ये अडॉप्ट नहीं कर रहा है, ये चुन नहीं रहा है। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा बेटा, वो सुनिएगा आप लोग। अब ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या करेगा, साइक्लोस्पोरिन ए जनरली क्या करता है बेटा, ये आप लोगों के टी सेल्स को इनएक्टिवेट करेगा ताकि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में जो उसकी एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने की उसको लॉस्ट कर देता है, जिससे ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो पेशेंट होते हैं बेटा उनमें ऑर्गन्स जो वो इजीली ट्रांसप्लांट हो जाता है, और बॉडी जो है उसे एक नॉन सेल्फ और एंटीजन की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करती है। क्लियर है, तो ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के प्रोसेस को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। यानी कि इम्यून सप्रेसिव एजेंट हमारे कुछ देर के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, ये सप्रेस कर रहा है, यानी कि दबा रहा है। ठीक है, कुछ देर के लिए इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, ये सप्रेस कर रहा है, यानी कि दबा रहा है। अब आ रहा है आपका स्टेटिन्स। दूसरे की बात करते हैं स्टेटिन्स की। ये बेटा प्रोड्यूस बाय द ईस्ट मोनोएस्किस परप्यूरिन्स, मोनोएस्किस परप्यूरिन्स यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है बेटा, एक्स्ट्रा फैट है। भाई एक्स्ट्रा फैट में जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर जम गया ना, कोलेस्ट्रॉल ही चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल से कौन सी बीमारी होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल से हाई बीपी, देन हार्ट अटैक। ठीक है, लो बीपी देन हार्ट फेलियर। क्लियर है ना। तो ये क्या है कि कोलेस्ट्रॉल बेटा एक एक्स्ट्रा फैट है जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, जम गया। तो ये क्या करेगा, ये इनएक्टिवेट कर देता है बेटा उन एंजाइम्स को जो कोलेस्ट्रॉल का यानी कि एक्स्ट्रा फैट का सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको ये डीएक्टिवेट कर देता है। तो स्टैटिन्स क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट होते हैं जो आप लोगों के मायोकार्डियल इंफेक्शंस के अंदर यानी कि हार्ट फेलियर वगैरह में, हार्ट अटैक वगैरह में पेशेंट्स को दी जाती है। क्लियर है ना। ओके, थैंक यू।